फ्रेडरिक एंगेल्स और कार्ल काउत्स्की। वकीलों का समाजवाद। मध्य युग का विश्व दृष्टिकोण मूलतः धार्मिक था। यूरोपीय दुनिया की एकता जो वास्तव में आंतरिक रूप से मौजूद नहीं थी, ईसाई धर्म द्वारा आम सारासेन दुश्मन के खिलाफ बाहरी रूप से स्थापित की गई थी। पश्चिमी यूरोपीय दुनिया की एकता, जिसमें निरंतर संपर्क में विकसित होने वाले राष्ट्रों का समूह शामिल था, कैथोलिक धर्म में जुड़ी हुई थी। ये धार्मिक जुड़ाव केवल विचारों में ही नहीं था, ये वास्तविकता में भी मौजूद था, न केवल पोप में, बल्कि इसके राजशाही केंद्र में, बल्कि सबसे बढ़कर सामंती और पदानुक्रमिक रूप से संगठित चर्च में, जो हर देश में लगभग 1/3 भूमि का मालिक था। सामंती संगठन में जबरदस्त शक्ति का स्थान रखता था। अपने सामंती भूस्वामित्व के साथ चर्च विभिन्न देशों के बीच वास्तविक कड़ी था। चर्च के सामंती संगठन ने धर्मनिरपेक्ष सामंती राज्य व्यवस्था को धार्मिक समर्पण दिया। इसके अलावा पादरी ही एकमात्र शिक्षित वर्ग था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि चर्च का सिद्धांत सभी विचारों का प्रारंभिक बिंदु और आधार था। न्यायशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन, हर चीज को उसके अनुसार निपटाया जाता था, चाहे उसकी सामग्री चर्च के सिद्धांतों से सहमत हो या असहमत। लेकिन सामंतवाद के गर्भ में पूंजीपति वर्ग की शक्ति विकसित हो रही थी। बड़े भूस्वामियों के विरोध में एक नया वर्ग उभर कर आया। शहरी बर्गर सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण और विशेष रूप से वस्तुओं के उत्पादक और व्यापारी थे, जबकि सामंती उत्पादन पद्धति मुख्य रूप से एक सीमित दायरे में उत्पाद के स्व उपभोग पर आधारित थी, आंशिक रूप से उत्पादकों द्वारा और आंशिक रूप से सामंती स्वामी द्वारा। सामंतवाद के पैटर्न पर गढ़ी गई कैथोलिक विश्वदृष्टि अब इस नए वर्ग और इसकी उत्पादन और विनिमय की स्थितियों के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर भी यह नया वर्ग लंबे समय तक सर्वशक्तिमान धर्मशास्त्र के बंधनों में बंदी बना रहा। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक सभी सुधार और उनके साथ जुड़े धार्मिक नारों के तहत किए गए संघर्ष, सैद्धांतिक रूप से शहरों में बर्गर और प्लेबियन और किसानों द्वारा बार बार किए गए प्रयास थे, जो बाद के दोनों के संपर्क से विद्रोही हो गए थे, पुराने धर्मशास्त्रीय विश्वदृष्टि को बदली हुई आर्थिक स्थितियों और नए वर्ग की जीवन की स्थिति के अनुकूल बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में धर्म का झंडा आखिरी बार लहराया गया और मुश्किल से 50 साल बाद फ्रांस में नया विश्व दृष्टिकोण प्रकट हुआ, जो बुर्जुआ वर्ग का शास्त्रीय दृष्टिकोण, न्यायवादी विश्व दृष्टिकोण बन गया। ये धार्मिक दृष्टिकोण का धर्मनिरपेक्षीकरण था। मानव अधिकार ने हठधर्मिता का स्थान ले लिया, दैवीय अधिकार का, राज्य ने चर्च का स्थान ले लिया। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां, जिनके बारे में पहले ये कल्पना की जाती थी कि वे चर्च और हठधर्मिता द्वारा बनाई गई हैं क्योंकि उन्हें चर्च द्वारा अनुमोदित किया गया था, अब अधिकार पर आधारित और राज्य द्वारा बनाई गई मानी जाने लगी। चूंकि सामाजिक पैमाने पर और अपने पूर्ण विकास में, विशेष रूप से अग्रिम और ऋण के माध्यम से वस्तु विनिमय जटिल पारस्परिक अनुबंध संबंधों को जन्म देता है और इसलिए आमतौर पर लागू नियमों की मांग करता है जो केवल समुदाय द्वारा दिए जा सकते हैं। अधिकार के राज्य निर्धारित मानक, ये कल्पना की गई कि अधिकार के ये मानक आर्थिक तथ्यों से नहीं बल्कि राज्य द्वारा औपचारिक स्थापना से उत्पन्न हुए हैं। और चूंकि प्रतिस्पर्धा मुक्त वस्तु उत्पादकों के व्यापार का मूल रूप सबसे बड़ा समतुल्य है, इसलिए कानून के समक्ष समानता पूंजीपति वर्ग का मुख्य युद्धघोष बन गई। तथ्य यह है कि इस नव महत्वाकांक्षी वर्ग का सामंती प्रभुओं और उन्हें संरक्षण देने वाली निरंकुश राजशाही के विरुद्ध संघर्ष, हर वर्ग संघर्ष की तरह एक राजनीतिक संघर्ष, राज्य पर आधिपत्य के लिए संघर्ष होना था तथा इसे न्यायिक मांगों पर लड़ा जाना था, जिसने न्यायिक दृष्टिकोण को मजबूत करने में योगदान दिया। लेकिन बुर्जुआ वर्ग ने अपने नकारात्मक प्रतिरूप सर्वहारा वर्ग को जन्म दिया और इसके साथ ही एक नया वर्ग संघर्ष शुरू हो गया जो बुर्जुआ वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता पर विजय प्राप्त करने से पहले ही शुरू हो गया था। जिस तरह बुर्जुआ वर्ग ने अपने समय में परंपरा के बल पर कुलीन वर्ग के खिलाफ अपनी लड़ाई में कुछ समय के लिए धार्मिक दृष्टिकोण को अपने साथ खींच लिया था, उसी तरह सर्वहारा वर्ग ने भी पहले अपने प्रतिद्वंद्वी से न्यायिक दृष्टिकोण को अपने ऊपर ले लिया और उसमें बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ हथियार तलाशने लगा। सर्वहारा पार्टी के पहले तत्व और साथ ही उनके सैद्धांतिक प्रतिनिधि पूरी तरह से न्यायिक अधिकार के आधार पर बने रहे। एकमात्र अंतर ये था कि उन्होंने अपने लिए बुर्जुआ वर्ग से अलग अधिकार का आधार बनाया। एक तरफ समानता की मांग को बढ़ाया गया ताकि अधिकार में समानता सामाजिक समानता से पूरी हो सके, दूसरी ओर एडम स्मिथ के इस प्रस्ताव से कि श्रम ही सभी संपत्तियों का स्रोत है, लेकिन श्रम के उत्पाद को भूस्वामी और पूंजीपति के साथ साझा किया जाना चाहिए, निष्कर्ष निकाला गया कि यह साझाकरण अन्यायपूर्ण था और इसे या तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए या श्रमिक के पक्ष में संशोधित किया जाना चाहिए। लेकिन ये भावना कि इस प्रश्न को केवल कानूनी अधिकार के आधार पर छोड़ देने से किसी भी तरह से बुर्जुआ पूंजीवादी उत्पादन पद्धति यानी बड़े पैमाने के उद्योग पर आधारित उत्पादन पद्धति द्वारा निर्मित बुरी स्थितियों का उन्मूलन संभव नहीं है,
पहले से ही पहले के समाजवादियों सेंट साइमन, फूरियर और ओवन के बीच प्रमुख दिमागों को कानूनी राजनीतिक क्षेत्र को पूरी तरह से त्यागने और सभी राजनीतिक संघर्षों को निरर्थक घोषित करने के लिए प्रेरित किया। ये दोनों ही दृष्टिकोण आर्थिक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न मुक्ति की मजदूर वर्ग की इच्छा को पर्याप्त रूप से व्यक्त करने और पूरी तरह से समाहित करने के लिए समान रूप से असंतोषजनक थे। श्रम के पूर्ण उत्पाद की मांग और समानता की मांग जैसे ही विधिशास्त्रीय रूप से विस्तार से तैयार की गई, वे अनसुलझे विरोधाभासों में खो गईं और प्रश्न के मूल को उत्पादन के तरीके के परिवर्तन को कमोबेश अछूता छोड़ दिया। महान यूटोपियनों द्वारा राजनीतिक संघर्ष को अस्वीकार करना एक ही समय में वर्ग संघर्ष, यानी उस वर्ग की गतिविधि के एकमात्र रूप को अस्वीकार करना था जिसके हितों का वे प्रतिनिधित्व करते थे। दोनों दृष्टिकोणों ने उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अमूर्त बना दिया जिसके कारण उनका अस्तित्व था। दोनों ने भावनाओं की अपील की, कुछ ने न्याय की भावना की तो अन्य ने मानवता की भावना की। दोनों ने अपनी मांगों को पवित्र इच्छाओं के रूप में प्रस्तुत किया, जिनके बारे में कोई यह नहीं कह सकता था कि उन्हें उसी समय क्यों पूरा किया जाना था और 1000 साल पहले या बाद में क्यों नहीं। मजदूर वर्ग, जो सामंती उत्पादन पद्धति के पूंजीवादी पद्धति में बदल जाने के कारण उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से वंचित हो गया था और पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के तंत्र द्वारा लगातार उस वंशानुगत संपत्तिहीनता की स्थिति में नए सिरे से जन्म लेता है, पूंजीपति वर्ग के न्यायवादी भ्रम में अपनी जीवन स्थिति की संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं पा सकता। वह जीवन की उस स्थिति को पूरी तरह तभी जान सकता है जब वह न्यायवादी रंगीन चश्मे के बिना चीजों को उनकी वास्तविकता में देखे। लेकिन मार्क्स ने इतिहास की अपनी भौतिकवादी अवधारणा के साथ ऐसा करने में उसकी मदद की, ये प्रमाण देकर कि मनुष्य के सभी न्यायवादी, राजनीतिक, दार्शनिक, धार्मिक और अन्य विचार अंततः उसके जीवन की आर्थिक स्थितियों, उसके उत्पादन के तरीके और उत्पाद के आदान प्रदान से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उन्होंने सर्वहारा वर्ग के जीवन और संघर्ष की स्थितियों के अनुरूप विश्व दृष्टिकोण प्रदान किया। केवल श्रमिकों के सिर में भ्रम की कमी ही उनकी संपत्ति की कमी के अनुरूप हो सकती है, और यह सर्वहारा विश्व दृष्टिकोण अब दुनिया भर में फैल रहा है।